चलो आज की क्लास में मैं दो नए एडजस्टमेंट को शामिल किया हूं। देखो, वैसे तो मैं मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स को समझा चुका हूं और उस पर कंप्लीट प्रॉब्लम भी मैं आपको बनाकर दिखाया हूं, सिखा चुका हूं। आज की क्लास में देखो कंप्लीट क्वेश्चन ही हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन पड़ा हुआ है बोर्ड में, इसमें दो नए एडजस्टमेंट क्या है आज उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो दो नए एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में आया हुआ है कि एडिशन ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000 विच इज इंक्लूडेड इन ₹20,000। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन। साल के बीच में अगर कोई एसेट्स को या साल के दौरान कोई एसेट्स एडिशन किया गया, परचेज किया गया है, ठीक है, और पहले से भी वो एसेट्स ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। जैसे फर्नीचर देखो यहां दिख रहा है ₹20,000 का, लेकिन एक फर्नीचर बोल रहा है कि इसमें जो परचेज किया गया है वो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया है। अब ड्यूरिंग द ईयर में बेटे डेट नहीं दिया हुआ है, डेट ऑफ परचेज, केवल लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया है। तो जब ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया है और इस पर डेप्रिसिएशन निकालने की बात कहा गया है, तो डेप्रिसिएशन अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझना है। देखो, जब डेट नहीं दिया गया हो, डेट ऑफ परचेज, ठीक है, जो भी एसेट्स परचेज किया गया उसका डेट नहीं मालूम हो, तो वैसे परचेज किए गए एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो आज देखो नया एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट नंबर 2 शामिल हो गया है। एडजस्टमेंट देखो आगे भी आया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 3, ये भी एक नया एडजस्टमेंट है। मैं टाइप ऑफ एक्सपेंस सबको समझा चुका था। देखना, एक्सपेंस का टाइप समझाया गया है पहले की क्लास में। देखो एक्सपेंस की टाइप समझाया गया है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सपेंस इन आवर अकाउंटेंसी। ठीक है, हमारी अकाउंटेंसी में मैक्सिमम 3 तरह के एक्सपेंस होते हैं। इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। देखो कि पहला जो एक्सपेंस होता है ये रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। दूसरा होता है कैपिटल नेचर का, यानी कैपिटल एक्सपेंस। और तीसरा होता है डेफर्ड नेचर का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। और ये तीनों की पहचान और तीनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझाया जा चुका है, देखना सभी बच्चों को। और मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर में ही ये एक्सपेंस की टाइप्स को समझाया हूं, देखना, ठीक है ना। आप विदाउट एडजस्टमेंट वाला जाकर देखना वीडियो को, अगर नहीं देखे हो तो वहां टाइप ऑफ एक्सपेंस मिल जाएगा कि पूरे अकाउंटेंसी में एक्सपेंस जो होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं, रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का एंड डेफर्ड नेचर का। ठीक है, इसको समझने का एक एग्जांपल मैं दिया था टाइप्स ऑफ गुड्स बोलकर, कि गुड्स जो होते हैं पूरे अकाउंटेंसी में वो 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेडिंग नेचर का गुड्स और दूसरा यूजिंग नेचर का गुड्स। ठीक है ना, वैसा गुड्स जो बेचने के पर्पज से लाया गया हो वो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स होता है। ठीक है, और जो यूज करने के पर्पज से गुड्स परचेज किए हो यूजिंग गुड्स कहलाएगा। मैं समझाया था कि आप मार्केट से ही दोनों तरह के गुड्स खरीदोगे और खरीद के अपने ऑफिस तक लाओगे, तो लाने में कुछ कॉमन एक्सपेंस होता है। तो जो एक्सपेंस ट्रेडिंग गुड्स से बिलोंग करता है उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस। और रेवेन्यू एक्सपेंस के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये रेवेन्यू एक्सपेंस के टाइप्स हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भेजेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएनएल अकाउंट में, यही किया जाता है। लेकिन जो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है, यानी यूजिंग गुड्स पर होने वाला एक्सपेंस, या जो एक्सपेंस यूजिंग गुड्स से बिलोंग करेगा उसको बोला गया था कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कहलाता है वो। ठीक है, और कैपिटल नेचर के एक्सपेंस का ट्रीटमेंट समझाया गया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, यानी एसेट्स की वैल्यू जो पहले से दिया हुआ उसी में ऐड कर दिया जाता है। कभी भी कैपिटल एक्सपेंस को ट्रेडिंग एंड पीएनएल में नहीं दिखाया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंस का सही ट्रीटमेंट यही होता है कि उसको कैपिटलाइज कर देना है, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। ठीक है, दैट मींस इट शुड बी एडेड, ठीक है, विथ वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट की वैल्यू के साथ उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेवर इट शुड बी डिस्क्लोज्ड
इन ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट। कभी भी इसको ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो एक एक्सपेंस यहां पर आया हुआ है फर्नीचर से रिलेटेड, सॉरी हाँ, एडिशन ऑफ फर्नीचर। अब देखो नंबर 3, पेड वेजेज फॉर इरेक्टिंग प्लांट एंड मशीनरी ₹2000 विच इज इंक्लूडेड इन वेजेस। प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने में, ठीक है, वेजेज पेमेंट किया गया है। अब चूंकि प्लांट एंड मशीनरी यूजिंग नेचर का गुड्स है और भी इंस्टॉल किया ही जा रहा है, तो मैं बोला था कि रेडी टू यूज एसेट्स को रेडी टू यूज लाने में जो एक्सपेंस कर रहे हो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, उसको कैपिटलाइज करना है, यानी एसेट्स की वैल्यू में जोड़ना है। लेकिन ये क्या किया, एसेट्स की वैल्यू में ऐड नहीं किया। देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में ऐड नहीं करके कहां ऐड कर दिया, ये वेजेज में। और देखो वेजेज अपना यहां दिया हुआ, देखो 8,000 रुपया, 8,000 वेजेज दिया हुआ है। अब इस 8,000 में देखो 2,000 वाला अमाउंट जो यहां दिया हुआ है, ठीक है ना, वो भी शामिल कर दिया गया है इसी वेजेज में। मतलब क्या किया, ठीक है, क्या किया यहां पर कि आपका जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस था उसको क्या मान लिए हो, रेवेन्यू नेचर का मान लिया। क्योंकि रेवेन्यू नेचर का ना जाता है जी, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस ट्रेडिंग या पीएनएल में जाता है। तो जो वेजेज यहां दिया हुआ है, देखो वेजेज यहां दिया हुआ है क्लियर, यहां लिखा हुआ वेजेज। ये वेजेज जब तक इसके बारे में कुछ अलग से नहीं बोला गया है, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होते हैं। और जब रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है ये, तो इनको ट्रेडिंग में जाना है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है ये, तो ये तो ट्रेडिंग में जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन मिस्टेक क्या किया गया कि जो प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने में, इरेक्टिंग करने में 2,000 रुपीज वेजेज पे किया गया है, उस वेजेज का अमाउंट को भी इसी में शामिल कर दिया। मतलब रेवेन्यू नेचर का जो तुम्हारा वेजेज है वो 6,000 रुपया ही है, 6,000, 8,000 नहीं। 8,000 तो ये तब बना जब यहां पर 2,000 वाला अमाउंट को भी जाकर ऐड कर दिए हो। ऐसा देखो कभी कभी क्या करते हैं सीए लोग, प्रोफेशनल जो भी होते हैं, कभी कभी इंटेंशनली ऐसा कर देते हैं, जान लो, जानबूझ के ऐसा कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू बना देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस बना देंगे, विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं ये फाइनल अकाउंट को। विंडो ड्रेसिंग समझ रहे हो ना, दिखावटीपन, पर्पस के हिसाब से, ठीक है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। इंटेंशनली भी ऐसा किया जाता है। अब कहोगे इंटेंशनली कैसे हो गया सर? अगर मान लो हम, अभी तो पता है ना जी कि सब प्रॉफिट जो भी आएगा, नेट प्रॉफिट, उस पर इनकम टैक्स भी पे करना है गवर्नमेंट को। तो जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट आएगा टैक्स उतना ज्यादा भरना पड़ेगा। अब अगर यहां पर कोई भी एक्सपेंस को बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू मानकर और एक्सपेंस को यहां बढ़ा दोगे, तो स्वाभाविक है नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक्सपेंस जब बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, तो टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। तो टैक्स प्लानिंग जब करते हैं प्रोफेशनल लोग, तो ऐसा गलती जानबूझकर कर देते हैं। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेता है इस तरह की गलती को, तो सीए लोग क्या कह के बच लेते हैं, सर ये एरर हो गया है, अकाउंटेंट नहीं समझ, सारा ठिकरा अकाउंटेंट पर फोड़ दिया जाता है कि सर अकाउंटेंट नहीं समझा और मेरे ऑडिट में भी वो पकड़ में नहीं आया, तो ये एरर है। अब अगर आपको पता चल गया कि हाँ ऐसा कुछ एरर हुआ है, तो आप उतना पर बढ़ाकर टैक्स ले लीजिए। और टैक्स डिपार्टमेंट जान थोड़ी मारेगा यार, टैक्स बढ़ा के लेगा ही ना करेगा। तो बस इस तरह की चीज होते रहते हैं अकाउंट्स में। देखो तो हम लोग ठीक है, उधर जो भी होगा, तो जब सीए बन जाओगे तब ये सब करते रहना जो करना है। लेकिन अभी तो हम लोग इसका सही ट्रीटमेंट समझेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको अकाउंट्स को बना देना है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट समझाया गया कि कैपिटलाइज किया जाएगा, यानी एसेट्स की वैल्यू में उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, कभी भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं भेजा जाएगा। तो एक देखो गलती उस तरह का किया गया है कि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है 2,000 रुपीज, यानी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में इसको ऐड करना है। देखो प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारे यहां दिया हुआ है, देखो 10,000 रुपीज का। अब ये वेजेज वाला अमाउंट भी उसी 10,000 में जाके ऐड कर देना है। अब उसकी कॉस्ट जो हो जाएगा वो 12,000 रुपया हो जाएगा, 12,000। अब 12,000 पर डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करके क्या किए हो, इस वेजेज में यहां घुसा दिए हो, इस वेजेज में 2,000 रुपए की शामिल कर दिए हो, तो ये एरर हो गया है।
तो इस एरर को रेक्टिफाई करना होगा अपने को। ठीक है, तो देखो इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट जो हैं ये बढ़ाए गए हैं। लगभग मैं एडजस्टमेंट को समझा चुका हूं, कंप्लीट प्रॉब्लम बनाकर भी मैं उसको दिखा चुका हूं। अब आज यहां जो एडजस्टमेंट दिया गया, दो नए एडजस्टमेंट, इसको लेते हुए हम लोग देखो कंप्लीट क्वेश्चन को बनाएंगे यहां पर। ठीक है, तो जो नया एडजस्टमेंट आया उसका ट्रीटमेंट भी हम समझा दिए कि ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, देखो। ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट में देखो एक चीज और समझ लो, ये तो एक्सपेंस की बात हो गया कि कैपिटल एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर देना है, यानी एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर देना है, कभी भी उसको ट्रेडिंग पीरियड में नहीं भेजना है, और एसेट्स की वैल्यू में ऐड करके अब बढ़ा हुआ वैल्यू पर डिप्रिसिएशन निकालना है। लेकिन यहां कह रहा है कि एडिशन जो फर्नीचर का किया गया है, देखो फर्नीचर जो एडिशन किया गया 5000 रुपीज का ड्यूरिंग द ईयर, अब उसका डेट नहीं दिया है, जबकि यह कह रहा है कि डेप्रिसिएशन 10% निकालो ऑल फिक्स्ड एसेट्स पर, सारे फिक्स्ड एसेट्स पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बताओ जब ये 5000 रुपए का फर्नीचर बीच में खरीदा गया, साल के ड्यूरिंग द ईयर खरीदा गया है 5000 का फर्नीचर, तो इस 5000 पर डेप्रिसिएशन कितना निकाला जाएगा, कितने समय का निकाले। ठीक है, क्लियर सब लोग समझना ढंग से। जब डेट ऑफ एडिशन, डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट नहीं दिया गया हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक एजम्पशन। मैं समझाया था कि बेसिकली अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो। एजम्पशंस यानी मान्यता पर आधारित है, मानेंगे, मानकर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है ना। अब मानकर डेप्रिसिएशन निकालोगे तो क्या माने, तो जब डेट नहीं दिया गया है कि कब परचेज किए हो, डेट दिया रहता था कोई समस्या ही नहीं खड़ा होता। जिस डेट पर परचेज किए हो उस डेट से लेकर ईयर एंड तक का हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है, जितना पीरियड यानी ऑन द बेसिस ऑफ यूज, डेप्रिसिएशन चैप्टर में समझाया है ना जी कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। जिस एसेट्स को जितना समय यूज किए हो, ठीक है, उतने समय का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ यूज डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब डेटे नहीं दिया गया एसेट्स परचेज करने का, तब फिर हम समय कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब हमको क्या करना होगा, एजम्पशन लेना होगा, मानकर बनाना पड़ेगा। और क्या मानेंगे हम, देखो 3 ऑप्शन तुम्हारे पास है, 3 ऑप्शन, 3 तरह से हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम लोग इसको बिगिनिंग ऑफ द ईयर परचेज मान लेंगे या मिडिल ऑफ द ईयर इसको परचेज मान लेंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मानोगे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और मिडिल ऑफ द ईयर परचेज मान रहे हो तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो विकल्प तुम्हारे पास 2 है, या तो बिगिनिंग में परचेज मान लो या इसको मिडिल में परचेज मान लो। ठीक है, जब बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके नीचे एक नोट लिख देना कि ड्यू टू नॉट क्लियर कट इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, सो वी एज्यूम्ड या आई एज्यूम्ड ऐसे कर लेना, मैं मान लिया हूं इसका परचेज डेट कि मिडिल ऑफ द ईयर ये परचेज किया गया है या बिगिनिंग ऑफ द ईयर परचेज किया गया है, ये मान लेंगे हम। तो डेप्रिसिएशन अगर निकालना है तो ये मान लेना कि बिगिनिंग ऑफ द परचेज किया गया है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर परचेज किया गया है, यानी साल के शुरू में। तो जब साल के शुरू में ही परचेज मान ले रहे हो तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। या सेकेंड विकल्प क्या है तुम्हारे पास, मिडिल ऑफ द ईयर के बीच में परचेज किया गया, तो जब बीच में परचेज किया गया तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन जब निकालना हो तब ये एजम्पशन लेंगे, और जब डेप्रिसिएशन नहीं निकालना हो इस एसेट पर तब भी तुम्हारे पास हथियार है, हम लोग ये मान लेंगे कि एंड ऑफ द ईयर इसको परचेज किया गया है। एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, जब साल के अंत में परचेज किए हो तो फिर इस ईयर में कोई यूज नहीं किया उस एसेट्स को, तो जब यूज नहीं किया तो उस पर डेप्रिसिएशन ही नहीं निकालेंगे। समझ गए बात को, गॉट इट, क्लियर है सबका ये। अगर इस तरह के इंफॉर्मेशन पर डेप्रिसिएशन निकालना चाह रहे हो तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर या मिडिल ऑफ द ईयर यानी पूरे साल का या 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और नहीं निकालना चाह रहे हो तो मैं क्या समझाया कि एंड ऑफ द ईयर परचेज मान लेंगे और डेप्रिसिएशन उस पर निकालेंगे ही नहीं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अलग अलग आएगा, लेकिन सबका नेट प्रॉफिट सही माना जाएगा। ठीक है ना, एजम्पशन में सेम आंसर नहीं आएगा। अब तुम मान लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान के 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना है जी, डेबिट साइड में आता है ना, उससे नेट प्रॉफिट घट जाता है। लेकिन कोई बच्चे मान लो उसमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला तो उसका अमाउंट तो कम आएगा ना 6 मंथ का, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसका। और जो निकलवे नहीं किया उसका नेट प्रॉफिट और बढ़ने वाला है क्या। तो 3 आंसर आ गए, 3 तरह के नेट प्रॉफिट, और तीनों आंसर सही होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, प्रॉब्लम केवल बनाने के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम तो बनाना ही है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखो करते हैं काम, अपना बनाने का काम करते हैं। देखो चलो प्रॉब्लम हम लोग फटाफट बनाएंगे यहां पर। प्रॉब्लम बनाने का काम करते हैं। देखो मैं बोला था कि बिना ट्रायल को पढ़े कुछ इंफॉर्मेशन को यहां लिख लेना है, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इधर आ गया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और इधर एक आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, और इधर आ गया तुम्हारा देखो कैपिटल, इधर लायबिलिटी साइड में कैपिटल, और इसी में हम लोग माइनस कर देते हैं ड्राइंग। इतना चीज मैं बोला था अपने से लिख लेना चाहिए। देखो अब चलो फटाफट हम लोग डेबिट साइड की इंफॉर्मेशन को पहले भेजेंगे। देखो ड्राइंग यहां दिया हुआ है 10,000 रुपीज, यहां पर लिख दो 10,000, ये 10,000 आ जाएगा। देखो परचेज दिया हुआ है 35,000 रुपीज, परचेज के पास लिख दो यहां पर 35,000 परचेज आ गया। देखो सेल्स रिटर्न यहां दिया हुआ है 5,000, इधर जगह पड़ा हुआ है देखो रिटर्न का, यहां लिख दो सेल्स रिटर्न 5,000, रिटर्न उल्टा साइड में जाता है। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट यहां लिख दो 15,000, ये ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ गया। देखो अब देखो वेजेज, कैरेज, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये चारों एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस हैं। तो देखो ये आएंगे यहां पर, चारों डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, और उसमें कोई भी एडजस्टमेंट देखो यहां पर नहीं है, केवल वेजेज में एक एडजस्टमेंट आया हुआ है, ये 8,000 वाले में देखना यहां पर आया हुआ है। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है, यानी कैपिटल एक्सपेंस को जो रेवेन्यू मान लिए हो तो यहां से हटाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पर वेजेज है, वेजेज, इसके बाद यहां पर है कैरेज, इसके बाद यहां आया हुआ है फ्रेट, और इसके बाद आया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब वेजेज का अमाउंट देखो यहां पर आया हुआ है 8,000 रुपीज, 8,000। कैरेज तुम्हारा दिया हुआ है 6,000, ठीक है। फ्रेट दिया हुआ है 5,000, मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है 3,000, ये आ गया। चलो इसके बाद सैलरी दिया हुआ है 17,000 रुपया, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये सैलरी, और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, तो सैलरी हम लोग यहां 17,000 दिखाएंगे, 17,000 ये दिखा दो। सैलरी के बाद देखो रेंट आया हुआ है 6,000, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर कर दो। रेंट के बाद देखो कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन आया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब कमीशन का अमाउंट है देखो 8,000, अभी हम लोग डेबिट वाले साइड का सारा इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। देखो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 5,000, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 4,000, 4,000 ये है, ठीक है। चलो डेबिट में हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तीनों फिक्स्ड एसेट्स है। देखो अभी तीनों में डेप्रिसिएशन है। पहले तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे। देखो शॉर्ट में लिखना है पीएम, प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 10,000 है रखना, लेकिन इसमें दो एडजस्टमेंट आएंगे, एक तो डेप्रिसिएशन निकालना है, अब दूसरा क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी को इरेक्ट करने में जो 2,000 रुपया लगाए थे वेजेस, उसको भी ऐड करना है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने की बात बोले, यानी जिस एसेट पर एक्सपेंस हुआ उसी में ऐड करना है। तो पहले तो इसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंस को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें दो एडजस्टमेंट है, इसलिए दो एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने का गैप ले लेना है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद अपना आ गया देखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें कोई एडजस्टमेंट, सॉरी डेप्रिसिएशन है इसमें, ये 15,000 का है देखो। और लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर आया हुआ है 20,000 का, और इसमें भी दो एडजस्टमेंट है देखो। फर्नीचर आया हुआ है 20,000 का, और इसमें दो एडजस्टमेंट आया हुआ है, क्योंकि फर्नीचर यहां पर हम लोग ऐड भी किया है देखो, 20,000 के वैल्यू में ऐड भी किया है। इसका हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम वर्किंग करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हमारा क्या आया हुआ, फर्नीचर के बाद गुडविल है। तो गुडविल लिख दो यहां पर, एसेट है तुम्हारा गुडविल, और ये गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपया देखो। गुडविल का अमाउंट है 20,000, ये भी लिख दिए देखो। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है 4,000। तो बैड डेट देखो यहां पर आता है, फॉर्मूला में हम लोग शामिल करते हैं बैड डेट प्लस फर्दर बैड डेट प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व या ओल्ड प्रोविजन, ये फॉर्मूला बनता है रखना। तो बैड डेट यहां पर तुम्हारा 4,000 रुपए आया हुआ है, ये 4,000 हम लोग यहां दिखा देंगे देखो, ये 4,000 बैड डेट आ गया। मैं फर्दर बैड डेट इसलिए लिख दिया कि यहां पर दिया हुआ देखो, फर्दर बैड डेट दिया हुआ है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है, न्यू रिजर्व भी दिया हुआ है, इसलिए वो फार्मूला सेट कर दिया गया है। बाकी चीज जैसे जैसे आगे मिलेंगे वो लिखा जाएगा देखो। अब बैड डेट के बाद हमारा डेटर दिया हुआ है 20,000 रुपए का देखो, तो हम लोग यहां पर डेटर लिखेंगे 20,000 रुपया देखो इनर कॉलम में, चूंकि इसमें एडजस्टमेंट है देखो, ये डेटर में एडजस्टमेंट था। इसके बाद बीआर है कैश है, ठीक है ना। अब देखो क्लोजिंग बीआर है यहां पर, अभी हम लिख रहे हैं लेकिन बाद में इसको हम थोड़ा मिटा के नीचे ले जाएंगे, देखना बीआर है और कैश है। अब बीआर का अमाउंट देखो 15,000 और कैश का 9,000 है, ये 15,000 है और ये कैश का अमाउंट 9,000 9,000 है। पूरा डेबिट का इंफॉर्मेशन भेज दिया देखो। अब क्रेडिट के इंफॉर्मेशन में आप कैपिटल दिया हुआ है 80,000, तो ये 80,000 यहां ले लो। सेल्स दिया हुआ है 75,000, ये 75,000 सेल्स का ले लो। इसके बाद 3,000 से परचेज रिटर्न दिया हुआ है, ये परचेज में माइनस कर दो 3,000, यहां चला गया देखो। इसके बाद रेंट दिया हुआ है देखो 4,000 क्रेडिट में, दैट इज इनकम है ये, तो हम लोग यहां लिखेंगे देखो रेंट, और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ये अमाउंट है 4,000 का, तो 4,000 यहां लिख दो। उसके बाद कमीशन दिख रहा है और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ये कमीशन है 10,000 का, तो इसको भी आप 10,000 बाहर कर दो, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं आया देखो। अब क्रेडिटर है, बीपी है, बीओडी है, ये तीनों लाइबिलिटी है देखना, तो हम लोग इधर भेजेंगे इसको, क्रेडिटर्स बीपी बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। 20,000 से क्रेडिटर है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तीनों में देखना। 15,000 से बीपी है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और 31,000 का बीओडी है और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए बाहर हम लोग भेज रहे हैं इसको। इसके बाद देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट 2,000 है, मतलब ओल्ड प्रोविजन ओल्ड रिजर्व। अब ओल्ड रिजर्व की जगह देखो यहां पड़ा हुआ है 2,000, यहां भेज दिए। अब देखो ये क्रेडिट साइड का भी इंफॉर्मेशन सारा चला गया। अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, एडजस्टमेंट का काम करेंगे। देखो क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 30,000, भेजो क्लोजिंग स्टॉक यहां फट से 30,000। अब क्लोजिंग स्टॉक और कहां जाएगा, बैलेंस शीट में भी आएगा देखो क्लोजिंग स्टॉक, मैं मिटाते चला जा रहा हूं देखना, जगह नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक काम दो जगह होगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं मिटा रहा हूं देखना।
क्लोजिंग स्टॉक को मिटा के मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 30,000। ठीक है, हालांकि ये तीनों इंफॉर्मेशन को फिर मैं और नीचे लेके आऊंगा, जगह कम पड़ जाएगा, यहां पर एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। तो चलो अब एडिशन देखो फर्नीचर का हो गया यहां पर 5,000 रुपीज। तो फर्नीचर में क्या करना, ऐड मत कर देना, ठीक है ना, चूंकि उसमें शामिल ऐसा लिखा हुआ है। देखो 5,000 विच इज इंक्लूडेड इन 20,000, 20,000 में शामिल है। तो शामिल है तो चलो, अब इसका तो कोई काम करेंगे नहीं, शामिल है तो डेप्रिसिएशन निकालने के समय इसकी जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद पेड वेजेज फॉर इरेक्टिंग प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में यहां पर ऐड कर दो, देखो प्लस कर दोगे यहां पर कैपिटल एक्सपेंस। कितना है कैपिटल एक्सपेंस, 2,000 रुपीज। अब ये 2,000 को ऐड कर दिया तो यहां पर बन गया ये 12,000, और वेजेस से माइनस कर दो, देखो यहां पर माइनस कर दो कैपिटल एक्सपेंस बोलकर 2,000। अब ये घट के आ गया देखो 6,000 पर, ठीक है ना, 6,000 पर आ गया। तो चलो हम लोग कैपिटलाइज कर दिए, एसेट्स में ऐड कर दिए और एक्सपेंस से माइनस कर दिए, वहां से हटा दिए, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का मान लिया था उसको, ठीक है। चलो भाई, तो इसका भी काम हो गया हम लोग का। अब मैं ये दो इंफॉर्मेशन को हटा रहा हूं, देखना ये एडजस्टमेंट नंबर 2 जो एडिशन की बात किया गया है, इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है ये समझना है। फर्नीचर पर देखना, फर्नीचर वाली जो डेप्रिसिएशन हम लोग देखने वाले हैं, देखना, ठीक है ना। 2,000 इसको भी हटा दो, अब जगह अपना बन गया यहां पर, देखो जगह बन गया, ठीक है। इंक्लूडेड इन चार्ज डेप्रिसिएशन की बात अब कर दिया सीधा। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा ये समझना है। देखो जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसका डेप्रिसिएशन तो सीधा सीधा निकालोगे, इसमें माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, 10% निकालोगे तो इसका 1,500 रुपये आएगा डेप्रिसिएशन, और 13,500 इसको बाहर कर देना। यहां भी माइनस अब कर सकते हो डेप्रिसिएशन, ये 1,200 रुपये इसका डेप्रिसिएशन बन रहा है, देखो तो 10,800 रुपया ये बाहर चला गया, ठीक है ना। अब केवल फर्नीचर वाला डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे ये समझना। देखो अब ये दो डेप्रिसिएशन जिसको यहां भेजना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन डैश, ठीक है ना, डैश पीएम एलबी एफएफ। अब पीएम में डेप्रिसिएशन 1,200 रुपया बना हुआ है, ठीक है ना, एलबी का डेप्रिसिएशन 1,500 बना हुआ है, और एफएफ का डेप्रिसिएशन अभी मैं निकाला ही नहीं हूं। इसके बाद तुम्हारा दो एडजस्टमेंट और बच रहा है, देखना। चलो ये भी काम हो गया अपना, ठीक है, ये भी वर्क हो गया। देखो अब जो डेप्रिसिएशन निकालोगे फर्नीचर पर, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे निकालोगे इसका डेप्रिसिएशन। देखो हमारे पास टोटल फर्नीचर जो 20,000 रुपए का है, इसमें 15,000 का फर्नीचर पहले से आया हुआ है और 5,000 का फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए हो। ये दोनों को बाइफरकेट कर दिए, पहले अलग अलग कर दिए। 20,000 का टोटल फर्नीचर जो दिख रहा है उसमें 15,000 का फर्नीचर लास्ट ईयर से आ रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन किए हो 5,000 का, और इसी 5,000 का डेट नहीं दिया हुआ है। तो मैं बोला एजम्पशन यहां वाले में जाएगा। देखो ये 15,000 वाले में तो कोई एजम्पशन जाएगा ही नहीं, इसका तो 10% पूरे साल का निकाल दोगे, पूरे साल का 1,500 रुपया बनता है, देखो 1,500 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, 3 विकल्प, डेप्रिसिएशन निकालना है तो मानना होगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर परचेज किए हैं या मिडिल ऑफ द ईयर परचेज किए हैं, निकालना है। तब बिगिनिंग मानोगे तो 1 साल का निकलेगा सीधा, मिडिल मानोगे तो 6 मंथ का निकलेगा, और नहीं निकालना है तो एंड में परचेज मान लेंगे तो डेप्रिसिएशन ही नहीं निकलेगा। जनरली देखो होता क्या है, मैक्सिमम जो बुक्स में बनाए हुए मिलते हैं प्रॉब्लम इस तरह का, उसमें 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालता है, मिडिल ऑफ द परचेज मान लिया जाता है। बट तुम्हें जो मानना है मानो, बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिख देना। तो मैं भी इस पर 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, देखना, ठीक है। 10% इंटू 6/12, ठीक है,
तो इसका डेप्रिसिएशन बन जाएगा तुम्हारा 250। तो 1500 और प्लस 250 को ऐड कर दोगे तो ये 1750 रुपया तुम्हारा डेप्रिसिएशन बनेगा। डेप्रिसिएशन देखो अलग अलग आएगा, अगर पूरे साल का निकालेंगे तो 500 रुपया, 500, 1500 प्लस 500, 2000 डेप्रिसिएशन, वो भी करेक्ट होगा। नहीं निकालना है तो इस पर डेप्रिसिएशन ही नहीं निकालेंगे, केवल 1500 रुपया ही माइनस कर देंगे यहां पर। ठीक है, ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं ऑप्शन समझा दिया हूं कि तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन से प्रॉब्लम बना सकते हो। देखो तो मैं मिडिल ऑफ द ईयर इसको परचेज मान लिया हूं, ड्यूरिंग द ईयर वाले का। ठीक है ना, अब यहां पर माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन 1750, ये माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 18,250 रुपया ही बाहर आ जाएगा। 18, 19, 20। ठीक है, अब यहां पर देखो 1750 यहां लिख दो। अब ये तीनों एसेट्स का डेप्रिसिएशन पीएनएल में भी आ गया देखो। ठीक है ना, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे फटाफट। चलो टाइम ज्यादा न लगे इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं। 1200 प्लस 1500 2700 हो गया, प्लस 1750 4450 हो गया। देखो 4450 ये आ गया देखो। ठीक है ना, और इधर तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एडजस्टमेंट बचा क्या, देखो क्लियर हो गया ना। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर कैसे निकाला गया, ऑप्शन जो दिया हुआ था कैसे कैलकुलेट किया गया समझ में आ गया। बाइफरकेट कर देंगे। पहले से जो डेप्रिसिएशन हमारे पास था, पहले से जो हमारे पास एसेट था पुराना, वो कितने का था उसको अलग कर दिया, नहीं 15,000 का अलग से था। अब 5,000 का एडिशन किया तब 20,000 हुआ था, ये 5,000 वाले को अलग कर दिया। पहले बाइफरकेट कर लेना, जो पहले से आ रहा है उस पर तो पूरे साल का निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि उसको साल भर यूज किए हो तो उस पर तो साल भर का निकलना है। लेकिन इसमें डाउट बना हुआ है कि इसको हम यूज किए कितना, क्योंकि इसका डेट ऑफ परचेज ही नहीं दिया हुआ है। तो एजम्पशन में 3 समझा दिया, 3 में से जो करना है कर लेना है, लेकिन नोट लिख देना है। ठीक है ना, नोट हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाह रहे हो कैसे नोट लिखा जाएगा मैं बता ही दिया हूं। ठीक है, तो वैसे हम लोग को नोट लिख लेना है। देखो तो डेप्रिसिएशन इसका भी क्लियर हो गया है। अब देखो मैं इसको अब नीचे लेकर आ रहा हूं। चलो और थोड़ा मैं नीचे कर दे रहा हूं, थोड़ा साफ सुथरा बनेगा। देखो BR कैश क्लोजिंग स्टॉक, BR का अमाउंट है 15,000, कैश का अमाउंट है 9,000 और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 30,000। अब मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, चूंकि डेटर में कुछ एडजस्टमेंट थे जिसको एडजस्ट करना था, उसके लिए जगह चाहिए था। मैं जगह यहां पर बना दिया, रखना। चलो अब हमारा देखो डेटर में पहला एडजस्टमेंट क्या है, FBD। सबसे पहले मैं बोला था कि FBD का काम किया जाता है। FBD यहां दिया हुआ है 2,000 रुपीज। तो 2,000 जब ये माइनस करोगे तो अपने पास रियल डेटर जो बच रहा है वो 18,000 का ही बच रहा है। इसके बाद बोलता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट इज न्यू रिजर्व। सेकेंड में मैं बोला था कि सेकेंड में काम किया जाता है न्यू रिजर्व का, और ये 10% बोल रहा है, मतलब 1,800 रुपए। ठीक है, अब 1,800 रुपए अगर घटाओगे तो ये 16,200 पर आ गया। देखो 16,200। तो ये डेटर में एडजस्टमेंट हो गया अपना। देखो 2 ही एडजस्टमेंट था डेटर से रिलेटेड। अब ये दोनों को हमको भेजना है देखो उधर पीएनएल अकाउंट में। बाकी सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। अब फटाफट एडलेस करके हम लोग को प्रॉफिट लॉस चेक कर देना। देखो अब यहां पर FBD 2,000 रुपया है, यहां लिख दो FBD 2,000। न्यू रिजर्व 1,800 रुपया दिख रहा है, ये लिख दो 1,800। ठीक है ना, 4 2 6 और 1 7,800। इसमें से 2,000 घटा दोगे तो 5,800। ये बाहर फाइनल फिगर आ गया 5,800। 7,800 रुपए का प्रोविजन चाहिए था। मैं प्रोविजन पर बहुत डीप में डिस्कशन कर चुका हूं पहले ही। ठीक है ना, टोटल हमारा प्रोविजन चाहिए था 7,800 का, लेकिन प्रोविजन अपने पास केवल 2,000 का है, यानी शॉर्टेज हो गया प्रोविजन का। मैं जर्नल से भी समझाया हूं, फार्मूला से भी समझा दिया हूं। तो जितना का शॉर्टेज हो गया उतना का प्रोविजन बनाना पड़ता है। शॉर्टेज हो गया 5,800 का प्रोविजन, 5,800 का मैं बनाया हूं।
ठीक है, जितना का लॉस उतने का प्रोविजन होना चाहिए। लॉस तुम्हारा दिख रहा है 7,800 का, तो प्रोविजन भी 7,800 होना चाहिए, तब ना उस प्रोविजन से लॉस को बंद करेंगे जी। ठीक है ना, दोनों इक्वल होना चाहिए तब बंद करेंगे। मैं बोला था जिस लॉस के लिए प्रोविजन बना दिए उसको उसी प्रोविजन से बंद करना है, ट्रेडिंग पिनल से नहीं। ठीक है ना। चलो, तो हमारा सारा काम हो चुका है यहां पर। अब हम लोग यहां पर देखो 35 में 3 घटा दो, ये आ गया 32,000, यहां 5,000 घटा दिए आ गया 70,000, 70 और 30 जोड़ दिए हो गया देखो 1 लाख, यहां भी 1 लाख आना चाहिए। अब जो डिफरेंस आएगा इसको बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां भेज दोगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यहां भेज देंगे हम लोग। ठीक है ना। चलो 3 0, 5 2 7, 7 और 6 13 और 6 19 और 5 24 और 3 27 और 3 30। ठीक है ना, 30 की 0 हासिल 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10, 33,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, देखना 33,000 का। ठीक है ना। चलो एक बार फिर से हम लोग मिला लेंगे, नहीं तो फिर बैलेंस शीट वन टाइम में मैच नहीं करता है। 15,000 प्लस 32,000 प्लस 6 6 12 और 5 17 और 3 20, 20,000, 67,000 माइनस 1 लाख, 33,000 करेक्ट है। देखो अब हम लोग फटाफट एनपी निकाल दें। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, देखना यहां पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 33 प्लस हो गया 10 और 4 14,000, 47,000, यहां भी आना चाहिए 47,000। ठीक है ना। चलो 47 में हम लोग माइनस कर देते हैं 17 और 3 20 और 3 23 और 7 30 और 1 31 और 5 36 और 4 40। पहले तो 40,000 ये माइनस कर लो। ठीक है ना, 40,000। डेबिट का अमाउंट ज्यादा लग रहा लगता है जी, नेट लॉस आ जाएगा, फिर से जोड़ लो भाई। 17,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5 4 9,000 प्लस 5,800 प्लस 4450। देखो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस आ रहा, रखना इसमें नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ये नेट लॉस आ रहा है यहां। देखो भाई 50,250 डेबिट साइड का टोटल है, 50,250। ठीक है, यहां भी आना चाहिए 50,250, ये आना चाहिए। इसमें माइनस कर दो 47,000, 3,250 का डिफरेंस इधर आ गया। देखो ये तुम्हारा नेट लॉस बन चुका है, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल में यहां पर माइनस कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे नेट लॉस 3250, ये माइनस कर दोगे। ठीक है ना, तो 80,000 माइनस 3250, 76,750, 76,750। ठीक है, इसमें माइनस कर दोगे 10,000 तो 66,750 ये आ जाएगा।
ठीक है ना। चलो तो 66,750 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 31,000 है। देखना 1,32,750, 1,32,750 ये आ गया। इधर जोड़ के देख लो क्या आ रहा है, 10,800 प्लस 13,500 प्लस 18,250 प्लस 20,000 प्लस 16,200 प्लस 15,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000, 1,32,750 इधर भी आ गया। देखो 1,32,750 इधर भी आ गया ना मजा। देखो अभी तक जितना प्रॉब्लम मैं बनाता हूं सब में देखो वन टाइम में हम लोग का बैलेंस शीट मैच कर जाता है। यहां पर कर रहा है ना जी, सामने बना कर दिखा रहा है ना। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन रहता है कि सर एक बार में बैलेंस शीट नहीं मिलता है, जीपीएनपी नहीं मिलता है। और मैं बार बार अपने क्लास में क्या बोलता हूं कि अगर मेरे लॉजिक पर चलोगे हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले तो तुम्हारा आंसर वन टाइम में आने वाला है। सिस्टम को समझ जाओगे आंसर एक बार में आ जाएगा, सिस्टम नहीं समझोगे एक बार में आंसर नहीं आएगा। तो चलो होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है आज का पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट बनोगे, उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यानी इस प्रॉब्लम को अपने कॉपी में लिखो, एडजस्टमेंट जो दिए थे उसको भी लिखो और खुद बनाओ। और बनाने के बाद ये आंसर से चेक करो कि तुम्हारा आंसर एक बार में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब देखना अंदर से खुशी कैसे जागृत होता है, अंदर से कैसा फीलिंग आता है। देखो ठीक है, तो चलो हम लोग आज इस क्लास को यहीं पर अब स्टॉप करते हैं। कंप्लीट प्रॉब्लम बन गया, फिर एक नए टॉपिक के साथ हम अगले क्लास में बहुत जल्द उपलब्ध होंगे।